नमस्कार एंड वेलकम टू अतिथि.com। ऑस्कर वाइल्ड ने खूब कहा है कि सभी कलाओं में सबसे महानतम रंगमंच है, क्योंकि रंगमंच के उस एक क्षण में एक इंसान दूसरे इंसान से इंसानियत का एक सबक साझा करता है। लेकिन इसको समझने के लिए, इसको व्यक्त करने के लिए रंगमंच को आत्मसात करना बहुत ज़रूरी है, और यही खूबी है हमारे आज के मेहमान की। हमें बेहद खुशी है कि आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर देवेंद्र राज अंकुर जी। वेलकम टू द प्रोग्राम। मैं आभारी हूँ। प्रोफेसर साहब, आपका एक बहुत लंबा वक्फा थिएटर के साथ गुजरा है जी। यू ऑल्सो बीन डायरेक्टर ऑफ NSD एंड मेनी अदर इंस्टीट्यूशंस अराउंड द कंट्री। तो ये कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है? जाहिर है आपने शुरुआत ही किया कि ये सबसे श्रेष्ठतम कला है जी। आदमी से आदमी को जोड़ने की। तो मेरा अनुभव बहुत बहुत अच्छा रहा है। कभी छात्रों को पढ़ाते हुए, कभी दूसरे शहरों में वहाँ के लोगों के साथ काम करते हुए, कभी हिंदुस्तान के बाहर आपको भाषा भी नहीं आती, लेकिन इसके बावजूद चूँकि आप रंगमंच जैसी कला में काम कर रहे हैं तो एक कम्युनिकेशन का माध्यम अपने आप में पैदा होता है। और आप देखिए कि पिछले 45-50 साल से अगर मैं इस काम को कर रहा हूँ तो ये अपने आप में जाहिर है कि ये कला जो समाज को जोड़ने का काम, आदमी को आदमी से जोड़ने का काम, तो यही एक ऐसा आकर्षण है इस कला का जिसकी वजह से मैं अभी तक उसके साथ जुड़ा हुआ हूँ और ख़त्म नहीं हुआ है, ये सफ़र चल रहा है। थिएटर के साथ जो आपकी बहुत सी खूबियाँ हैं, लेकिन जो एक ख़ास बात आपके बारे में है वो ये है कि आपने स्टोरी इन थिएटर को इन्वेंट किया। जी जी। ये क्या चीज़ है? कहानियों को नाट्य रूपांतरण करके, उनको एडेप्ट करके बहुत पहले से हो रहा है और पूरी दुनिया में हो रहा है। मैंने जब 1972 में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से बाहर आया तो फ्रीलांसिंग करते हुए अचानक ये आइडिया आया कि क्या ऐसा किया जाना चाहिए कि कहानी को एडेप्ट ना किया जाए, जैसा भी कहानीकार ने हमें लिख के दे दिया है जी। उसको उसी तरह से मंच पर पेश किया जाए, कोई अलग से प्रोडक्शन स्क्रिप्ट ना बनाया जाए। 1975 में मुझे एक पहली प्रोडक्शन करने का मौका मिला। निर्मल वर्मा की 3 कहानियाँ थीं, उनको 3 एकांत के नाम से किया, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रेपेट्री कंपनी के साथ। पहली प्रोडक्शन थी और लोगों ने भी ऐसा काम पहली बार देखा। उसकी बहुत तारीफ हुई, दर्शकों को बहुत अच्छा लगा, जिन अभिनेताओं ने किया था उनको अच्छा लगा। फिर उसके बाद सिलसिला ऐसा चल निकला कि मतलब आज तक कभी इस ग्रुप से आमंत्रण है या कभी उस ग्रुप से, या फिर हम लोग अपनी संस्था में लगातार क्योंकि इसको यूँ देखना होगा कि एक नाटक को करने का तो एक बना बनाया तरीका है कि उसमें संवाद हैं, उसमें चरित्र है, उसमें मंच सज्जा है और जितने भी नाटकीय तत्व रहते हैं। लेकिन कहानी तो मूल रूप से पढ़ने की चीज़ है। बहुत पहले वो सुनने की चीज़ थी, फिर छापा खाना कहानियाँ छपने लगीं तो वो पढ़ने की चीज़ हो गई। लेकिन मेरे काम ने या हम लोगों के काम में अब हम कहानी को घटित होते हुए देखने की चीज़ के रूप में भी देख रहे हैं। सो व्हाट वाज द थॉट बिहाइंड इट? क्या आप प्रोसीनियम से खुश नहीं थे या डिड यू फाइंड इट लिमिटिंग इन सम वे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मेरा कहानियों से या साहित्य से बहुत बचपन से ताल्लुक़ था जी। 7वीं 8वीं क्लास तक मैंने जितना भी साहित्य मतलब पढ़ सकता था मैंने उसको पढ़ डाला था। वो कहीं जहन में उसकी याददाश्त रह गई। फिर हिंदी MA करते हुए हम लोगों को एक डिसर्टेशन लिखना होता था जी। उसमें भी संयोग से सन 60 के बाद की हिंदी कहानी मेरा टॉपिक था, तो ये दूसरा रिश्ता बना। तीसरा, फिर आपने नाटक और रंगमंच की ट्रेनिंग ले लिया तो लगा कि जब आप बाहर आ गए हैं और अपनी इच्छा का काम करना चाहते हैं जी। तो क्यों नहीं साहित्य और रंगमंच इन दोनों विधाओं को मिलाकर एक तीसरी विधा क्रिएट करने का काम किया जाए, जिसको मैंने कहानी का रंगमंच नाम दिया।
कहानी अपने आप में रंगमंच बन जाए, उसका कोई अलग से नाटक ना बनाया जाए, उसका कोई रूपांतरण ना किया जाए, उसका कोई एडेप्टेशन ना किया जाए। अब जैसे कोई कहानी थर्ड पर्सन में लिखी गई है, कोई फर्स्ट पर्सन में लिखी है, अगर मैं नाटक बनाऊंगा तो जाहिर है कि थर्ड पर्सन वाली कहानी में से डिस्क्रिप्शन हटा दूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा उसका हिस्सा फर्स्ट पर्सन में ले आऊँगा और उसमें नए संवाद अपनी तरफ से बनाऊँगा जी। लेकिन अब मज़ा ये है कि जब ये तय कर लिया है कि कहानी को बदलना नहीं है, उसको जैसे का तैसा रखना है, और अगर वो आपको पढ़ते हुए बहुत अच्छी लगी कहानी, उसका जो भी थीम है, जो भी उसका आइडिया है, उसने आपको जकड़ लिया है, पकड़ लिया है, तो फिर क्या वजह है कि अगर उसको हम वैसे ही करें तब भी वो मंच पर उतनी ही प्रभावशाली क्यों नहीं होगी। इसमें ऐसे कई बार होता है कि कई कहानियाँ ऐसी होती है प्रोफेसर साहब जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की कहानियाँ हैं, जो एक अंदरूनी संवाद है एक। हाँ, तो जाहिर है उसके लिए फिर उस तरह का तरीका खोजना पड़ता है जी। अब जाहिर है कि किसी कहानी में कोई भी संवाद नहीं है, ऐसी भी कहानियाँ आई हैं, लेकिन वो संवाद कहीं आपके अंदर चल रहा है। तो अब हमें उसका तरीका ढूंढना है काम करते हुए कि आपके जो अंदर की सोच है उसको एक संवाद की शक्ल में अगर देना है तो वो कैसे होगा। क्या वो अपने आप से बात कर रहा है या वो याददाश्त में बात कर रहा है। तो ये करते 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 तो इसके लिए सर्टेन डिवाइसेस आपको ईजाद करनी पड़ती होंगी। हाँ, हर बार नई डिवाइसेस आती हैं जी। क्योंकि मैं पहले से कुछ तय करके नहीं जाता कि मंच पर इसका क्या रूप बनेगा। तो हमें भी बड़ा मज़ा आता है कि हर बार हम नया, अब जैसे मैंने बताया था कि विवरण डिस्क्रिप्शन जो आते हैं, पढ़ते हुए हम एक आसान सा रास्ता ढूंढ लेते हैं कि ये तो लेखक लिख रहा है जी। तो उसका बहुत सुविधाजनक तरीका है कि मंच पर आपने एक सूत्रधार को खड़ा कर लिया और वो डिस्क्रिप्शन बोल दे और बाकी लोग संवाद कर दें। हमारे लिए डिस्क्रिप्शन भी अपने आप में एक नरेशन बन जाए, एक संवाद बन जाए। अब चाहे वो बहुत से लोग मिलके आपस में बांटकर, चाहे कभी एक आदमी कभी दूसरा आदमी, और चाहे वो डिस्क्रिप्शन एक म्यूज़िकल कोरस की तरह से भी आ सकता है। जैसे कई प्रोडक्शंस में खाना तैयार है जैसा एक वो आता था कि कोई मीटिंग चल रही है और कोई आदमी आकर अनाउंस करता है खाना तैयार है, तो मंच पर खड़े हुए 10-12 एक्टर एक साथ बोलते थे खाना तैयार है। तो अब आपने बिना कोई चेंज किए स्क्रिप्ट में उसको एक नए मुहावरे में ले गए। It has the elements of the dramatic। तो ड्रामा के एलिमेंट तो अपने आप में आएंगे जब एक्टर के साथ हम कर रहे हैं। क्योंकि इससे पहले जो कहानी के साथ कोशिशें हुई तो कथावाचक रहता था जी। एक कथावाचक है, वो कहानी सुना रहा है और वही सब कुछ कर रहा है। लेकिन यहाँ पर देयर इज ए टीम ऑफ एक्टर्स, वो सभी कथावाचक हैं। कभी वो चरित्र हो जाते हैं, कभी वो टिप्पणीकार हो जाते हैं, और कभी मंच पर खड़े खड़े कहानी को देखने वाले दर्शक भी हो जाते हैं। तो एक साथ एक्टर को कितने लेवल्स पर जीने का मौका मिल रहा है। एक नाटक रहे और प्ले रीडिंग ना बनकर रह जाए, उसके लिए आप किस बात का ध्यान रखें? जाहिर है कि हम उसका वाचन नहीं कर रहे हैं जी। हम कहानी को देखने में परिवर्तित कर रहे हैं। तो उसमें देखना सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर मुझे प्ले रीडिंग या उसका वाचन करना होता तब तो हम कहानीकार को इनवाइट करते, वो अपनी कहानी पढ़ के सुना रहा है। अगर कहानीकार अवेलेबल नहीं है तो कोई भी एक अच्छा अभिनेता उसका वाचन कर सकता था। अभी जैसे पिछले 6 महीनों के लॉकडाउन के दौर में ऐसा बहुत सा काम मंच पर आ रहा है जिसमें जो आपने इशारा किया, ज़्यादातर वो लोग उसी तरह का काम कर रहे हैं कि ऑन रीडिंग, मतलब ऑनलाइन रीडिंग कहानियों का हो रहा है। लेकिन वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहा है कि कहानी की स्टेज प्रेजेंटेशन किया जाना है, मंच प्रस्तुति। तो हमारे काम में कहानी का रंगमंच जब हम इसको कहते हैं तो कहानी को एक विजुअल प्रेजेंटेशन, एक दृश्य रूप में बदलना है।
So do all kinds of stories lend themselves to a presentation of this sort? कहानी चाहे वो पारिवारिक रिश्तों की कहानी है, चाहे वो सामाजिक रिश्तों की कहानी है, सबसे पहले वो जो बात कहना चाहती है उसमें दम होना चाहिए, सिर्फ लफ्ज़ी नहीं होना चाहिए। वो कहीं आपको अंदर तक छुए, आपके सामने कोई सवाल उठाए, और जाहिर है कि जब वो आपके लिए सवाल उठा रही है तो उस सवाल को जब हम दर्शकों के सामने लेकर जाएंगे तो वो उनको भी उतने ही अंदर तक झिझोड़ कर रखेगी, तभी उस कहानी का मज़ा है। आपके बारे में कहा जाता है कि आपकी जो प्रोसेस है वो बहुत डेमोक्रेटिक है, जिसमें आप एक्टर्स को खुली छूट दे देते हैं कि ये कहानी है। इनफैक्ट उसके चयन में भी आप एक तरह से वो सबको एक मतलब आपने सही जगह पर उंगली रख दिया है। हम कहानियों को चुनने से पहले एक साथ बैठकर 25 कहानियाँ और अगर ज़्यादा मिल जाएं सब एक साथ बैठकर पढ़ते हैं, फिर शॉर्ट लिस्ट करते जाते हैं जी। हर आदमी को 3 कहानियाँ, तुम्हें कौन सी सबसे अच्छी लगी तो उसकी 3 कहानियाँ, उसकी 3 कहानियाँ, उसकी 3 कहानियाँ। तो जाहिर है कि जो सबसे ज़्यादा सब लोगों को अच्छी लगी 3 कहानियाँ, उनको हम चुन लेते हैं। फिर हम लोग 3 ग्रुप बना देते हैं। अगर हमारे पास 15 लोग हैं तो 5-5 लोगों के ग्रुप हो गए, 25 लोग हैं तो 8-8 लोगों के हो गए। और किस ग्रुप को कौन सी कहानी मिलेगी ये भी लॉटरी से हम डिसाइड करते हैं। अच्छा। ताकि ओपन है कि भाई कौन से ग्रुप के, नहीं तो हर आदमी चाहेगा कि मुझे मतलब मेरी पसंद की मिल जाए जी। तो मज़ा ये है कि आपको सब कुछ एक चुनावी प्रक्रिया के तहत मिले। तो जिसको जो कहानी मिली, सब लोगों ने कहानियाँ पढ़ ली हैं, उन पे लंबे डिस्कशन हो चुके हैं। अब फिर मैं उनको एक होमवर्क देता हूँ कि ठीक है, अगले 4-5 दिन आप लीजिए, आपके मन में ये 7-8 लोग जो हैं और ये कहानी है, इसको लेकर क्या नक्शा उभर के आता है वो आप एक रफ ड्राफ्ट तैयार करके लाओ। 3 शर्तें उसमें मेरी रहती हैं। एक तो कहानी का कोई शब्द इधर से उधर नहीं करेंगे, जैसा कहानीकार ने हमें लिख के दिया है वो वैसे का वैसा रहेगी। नंबर 2, कहानी के डिस्क्रिप्शंस के लिए कोई सूत्रधार जैसा आदमी नहीं आएगा, आप सबको मिलकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। और नंबर 3, कहानी खाली मंच के ऊपर होगी। बहुत ज़रूरत पड़े कि आपको लगता है कि किसी चीज़ के बिना काम नहीं चल रहा तो उसको आना है, तब बेशक रखिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप उसको खाली मंच पर ले जाएं। यानी जो स्पेसेस हैं वो क्रिएट होती हाँ, हैं सिर्फ खुद बनाएंगे, एक्टर बनाएंगे, एक्टर अपने विजुअल क्रिएट करेंगे और कोई प्रॉप्स नहीं। तो वो फिर 5-6 दिन के बाद अपना अपना काम लेके आते हैं। हम सब लोग बैठ के देखते हैं तीनों कहानियों को। तो कई बार उन्होंने अपना रास्ता ढूंढ लिया होता है कि वो सही रास्ते पे चल रहे हैं। कोई कहानी अटकी हुई है, अटकी इन द सेंस कि वो अभी भी एक नाटक को करने का जो कन्वेंशनल मुहावरा है उसमें फंसे हुए हैं कि सारा सामान भी ले आए, और अगर खाना खाने का वर्णन है तो फिर वो खाने का भी सामान आ रहा है। मतलब एक एक रियलिस्टिक डिटेल लेकर आ रहे हैं। यानी एक तो स्टेज को आप बेयर कर देते हैं और हाँ। एक्टर अपना बैगेज जो है उसको भी उतार कर आए, जो भी कुछ उसने अपने ऊपर ओढ़े हुए हैं, जो नाटक को करने के तरीके हैं, उन सब से मुक्त होना होगा, तभी इस काम को करने का मज़ा है। अब तो ये हालत हो गई है, शुरू में एक्टर लोगों को बहुत तकलीफ होती थी, अरे खाली मंच पे हम कैसे काम करेंगे। फिर उनको उदाहरण देना पड़ता था कि डांसर के पास क्या होता है। एक डांसर भी तो अकेला जाता है और खाली हाथ होता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज है, उसकी मुद्राएं हैं, उसकी गतियां हैं। तो हम लोग तो ट्रेंड हैं, और तब हम लोग और कितने ज़्यादा समर्थ हैं चीज़ों को क्रिएट करने में। तो आज
इतने साल काम करने के बाद और ख़ासकर अपनी संस्था में काम करने के बाद अब उन लोगों को कहते भी हैं कि इसमें थोड़ा सा सेट वेट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो नहीं 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 हमको कुछ नहीं चाहिए, भूल ही गए हैं कि हमें कहानियाँ करते हुए कुछ चाहिए या कुछ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ मतलब एक मज़ाहिया मूड में हम आपस में बात करते हैं कि जो भी प्रोडक्शन का खर्चा है वो निकालने के बाद जो भी कुछ बचेगा वो हम सब लोग आपस में बराबर बराबर बांटते हैं। अच्छा। उसमें कोई निर्देशक अलग नहीं है, कोई लेखक अलग नहीं है और अभिनेता अलग नहीं है, या कि जो लाइट कर रहा है वो अलग नहीं है। उनको कहते भी हैं कुछ सामान लगा लें, नहीं नहीं सर प्रोडक्शन पे खर्चा हो जाएगा तो हमें मिलने वाला जो पेमेंट है वो कम हो जाएगा। तो आप सोचिए ऐसा तरीका लोगों को मिल गया है काम करने का। प्रोफेसर साहब, आपके एक कॉलीग ने आपके बारे में कुछ बातें हमारे साथ साझी की हैं, आइए उनको देखते हैं। अंकुर जी नमस्ते, कैसे हैं? देखिए आजकल कोविड का टाइम है, वैसे तो मुलाकात होती नहीं है, लेकिन दूरदर्शन वालों को देखिए हमारी मुलाकात करवाई दी। आपके साथ मेरा परिचय कोई 40 साल पुराना तो है ही, और ख़ास तौर से जो काम आपने कहानियों के रंगमंच में किया है, मैं खुद उसका इतना प्रशंसक हूँ। आपके साथ बहुत समय बिताया है इकट्ठे, विदेशों में हम इतना एक साथ घूमे हैं। इटली हम गए, जापान हम गए, ऑस्ट्रेलिया हम गए, श्रीलंका गए, मालदीव गए, और सब जगह जाकर हमने थिएटर के अंदर बहुत अच्छा काम किया आपके साथ। तो मैं तो आपके कहानियों के रंगमंच का, आपकी निर्देशन क्षमता का और आपके साथ मैंने जो डिज़ाइन किया उसको अपना सौभाग्य समझता हूँ। और मुझे लगता है कि अभी भी जो गर्म जोशी के साथ हम आपस में मिलते हैं, ये गर्म जोशी यूं ही सदियों तक बरकरार होती रहे। अंकुर जी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको दूरदर्शन के ज़रिए मिलना भी बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे बड़ी खुशी होती है कि 45 साल 1975 से लेकर और 2020 आ गया, 500 से ज़्यादा कहानियाँ मैंने खुद की और 20 से ऊपर उपन्यास किए। फिर अपने काम को लेकर भी बाहर जाने का मौका मिला और वहाँ के अभिनेताओं के साथ उनकी कहानियों को वहाँ रहकर काम करने का मौका मिला। तो उनका भी जो रिएक्शन था वो सुन के कई बार बड़ा अंदर से खुशी होती है। अलग अलग मुल्कों में जब हम अपने देश का थिएटर ट्रेडिशन ले जाते हैं, मॉडर्न थिएटर ट्रेडिशन, तो किस तरह का रिस्पांस रहता है? आज जो स्थिति है वो बहुत बदल गई है। बहुत पहले यहाँ का जो थिएटर जाता था वो ज़्यादातर म्यूज़िकल परफॉर्मेंसेस जाते थे, क्योंकि म्यूज़िक की अपनी एक भाषा है, डांस ड्रामाज और ये और वो। लेकिन अब, और वो भी एक संयोग से 1975 के बाद, जब से हबीब तनवीर का चरणदास चोर जैसी प्रस्तुति वहाँ गई, फिर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की जसमा ओढ़न गई, अब लेन देन काफ़ी बढ़ा है। वहाँ के लोग यहाँ आकर काम कर रहे हैं, यहाँ के लोग वहाँ जाके काम कर रहे हैं। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ अपना एक अनुभव। ए लड़की कृष्णा सोपती की एक लंबी कहानी है जी। उसमें माँ और बेटी जी। माँ बूढ़ी है, बीमार है, और वो लगातार अपनी यंग जो बेटी है, जो अपनी इच्छा से कुछ करना चाहती है, उसको उपदेश दे रही है पूरे कहानी में। और लगातार उनके डायलॉग हैं 1.5 घंटे के। चीन में उसका शो है, हिंदी की प्रस्तुति है। हम लोग बहुत डरे हुए थे। अब जाहिर है कि पूरा नाटक तो चाइनीज़ भाषा में ट्रांसलेट नहीं हो सकता था जी। फिर भी शुरू में सारांश उसको चाइनीज़ में उनको समझा दिया। फिर भी हम लोगों ने कहा कि देखा जाएगा, अभी करते हैं, बाद में देखते हैं। तो आपको यकीन नहीं आएगा कि नाटक खत्म होने के बाद जो दर्शक थे उनकी आंखों में आंसू थे। बैक स्टेज में आकर हमारी जो मतलब एक्ट्रेस थी जो बुढ़िया का रोल कर रही थी, उसको मतलब हाथों हाथ ले लिया कि अरे ये प्रॉब्लम तो हमारे यहाँ भी हैं, बूढ़े लोगों को कोई नहीं पूछता है और जो यंग पीढ़ी है वो अपनी रास्ते पे जाना चाहती है,
हमें तो इसमें कहीं भाषा का कोई व्यवधान आया ही नहीं। तो उस दिन हम लोगों को अपने ऊपर विश्वास हो गया कि अंततः आपका काम में सामर्थ्य है तो फिर आप किसी भी भाषा में काम कर रहे हैं वो लोगों तक कम्युनिकेट होता है। फिर हमने कहा हम भी तो फॉरेन फिल्में देखते हैं जी, कितना इंग्लिश सबटाइटल पे थोड़े नज़र पड़ी रहेगी कि आप उसी को पढ़ने में लगे रहेंगे। आप अभिनेता को देखते हैं, उसके इमोशन को देखते हैं, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को देखते हैं। अब ये बात काफ़ी कम हो गई है कि उनको हमारा काम नहीं समझ में आता या हमको उनका काम समझ में नहीं आता। ये बात अब बहुत ज़्यादा माने नहीं रखती, खूब समझ में आता है। और मेरा तो व्यक्तिगत अनुभव जैसा मैंने आपको बताया कि हर देश की भाषा में जाकर तो उसका एक अंग्रेज़ी ट्रांसलेशन रेफरेंस के लिए मेरे पास होता था समझने के लिए, तो आप उनको बता देते थे कि मुझे ये चाहिए तो वो निकाल कर लाते थे। और तो यहाँ फॉरेन एक्टर्स के साथ काम कर रहे हैं अलग अलग हाँ, भाषा। हाँ। वाह, तभी तो फिर उसका आपका अपनी भी तो परीक्षा होती है ना जी, अपने लोगों में अपने साथ काम करते हुए तो आप बहुत मतलब अपने आप को माहिर समझते हैं लेकिन बिल्कुल एक अनजाने देश में अनजाने लोगों के साथ अनजानी भाषा के साथ तो उनको ये मज़ा आया कि यस सर वी रियली एक्सप्लोर्ड समथिंग न्यू। प्रोफेसर अंकुर, आपके बारे में आपके कॉलीग ने कुछ बातें शेयर की हैं, तो आइए देखते हैं। नमस्कार अंकुर जी, आपको पता नहीं याद है कि नहीं, हम लोग की पहली मुलाकात 1980 की है और आपके साथ जो मैंने पहला काम किया था वो है महानगर 3 संवाद। और मेरे ख्याल से ये आपने भी जो है दिल्ली में 3 एकांत के बाद पहला काम किया था जिसमें मैंने पुरुष की भूमिका निभाई थी। और मैं बता दूं कि भाई अंकुर जी इनकी बहुत ही सिंपल व्यक्ति हैं, बहुत भले व्यक्ति तो हैं, पर इनका काम जो है जितना ये सिंपल हैं, जितना ये सादगी से दिखते हैं, उतना काम इनका उतना ही गहरा है अंकुर जी का, और उतना ही वो दिलचस्प है, मज़ेदार है, और वो है कहानियों का रंगमंच। और मैं बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को समझता हूँ कि मुझे जब से मैंने NSD से पास किया है 1979 में, तब से लेकर अभी तक कम से कम नहीं तो मैं अंकुर जी के साथ 40-45 कहानियों में तो अभिनय कर चुका हूँ। और हर कहानी में जो अनुभव होता है वो एकदम अलग होता है, बड़ा दिलचस्प होता है, बड़ा मज़ेदार होता है, बड़ा अद्वितीय होता है कहना चाहिए। और मैं हमेशा कहता हूँ कि कहानी का रंगमंच जो है वो अभिनेता के लिए एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। हिंदुस्तान में मुझे रिएक्शन मिला, जैसे बंगाल में मैं 82 में एक प्रोडक्शन कर रहा था जी, बंगाल के लेखकों की कहानियाँ बंगला भाषा में। तो उन्होंने बोला बाद में कि सर हमने फर्स्ट थिएटर सुना था, सेकंड थिएटर सुना था, फिर हमारे ही यहाँ के बादल सरकार ने थर्ड थिएटर भी दे दिया, जी, तो अब इसको हम क्या कहें, क्या इसको फोर्थ थिएटर कहें? मैंने कहा आप जो इसको कहना चाहें कहें, लेकिन ये अगर आपका ये रिएक्शन है तो इससे ज़्यादा बड़ी खुशी मेरे लिए कोई नहीं है कि आपको लगता है कि आपने कुछ आगे का रास्ता आपको मिला। ज़्यादातर जो प्ले राइट्स हैं या राइटर्स हैं वो हमेशा अनसेटिस्फाइड रहते हैं कि हमारी कहानी को जब एक थिएट्रिकल रूप दिया गया है तो उसमें ये चीज़ रह गई, वो चीज़ रह गई। तो यहाँ तो आपके साथ सब राइटर्स बहुत खुश होते होंगे। हम तो राइटर्स को हमेशा शुरू से प्रोसेस में इन्वॉल्व करके रखते हैं। जब हमारा पहला ड्राफ्ट हम लोग तैयार करते हैं तो अगर वो उसी शहर में अवेलेबल हैं उनको हम बुलाते हैं। निर्मल वर्मा आते थे, भीष्म साहनी आते थे, असगर वजाहत आते थे, विष्णु प्रभाकर जी आए, जितने भी राइटर यहाँ दिल्ली में उपलब्ध थे जी, उन सबको हम लेकर आते थे। उनका अपने अभिनेताओं के साथ एक डिस्कशन रखते थे और इस तरह से, और उनका जो रिएक्शन होता था, अरे हमने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसे भी इसका प्रस्तुतिकरण हो सकता था। अगर आपका ये रिएक्शन है तो अब हमें किसी भी दर्शक वर्ग के सामने जाने में मतलब कोई डर नहीं है। इसका सबसे बड़ा क्या फ़ायदा हुआ, जो लिखने में कई बार ऐसी कहानियाँ बहुत ज़्यादा नोटिस नहीं हुई, जी, जैसे मैं बताऊं कि अनारो नाम का एक छोटा सा उपन्यास है बिल्कुल। मंजुल भगत का, वो हम लोगों ने 85 में किया। जब वो छपा था
साप्ताहिक हिंदुस्तान के एक ही अंक में एक छोटा उपन्यास छपा था। तो जाहिर है कि पढ़ा और ख़त्म हो गया, लेकिन उसकी प्रस्तुति के बाद वो इतना पॉपुलर हुआ, उसमें जो काम करने वाली मतलब नायिका है वो घर में मेड सर्वेंट का काम करती है। तो आप सोचिए कि हमारे दर्शक में वो औरतें शामिल थीं जो घरों में काम करती थीं, और हम लोगों ने आफ्टरनून शोज़ रखे थे जो उनका भी एक ऐसा खाली समय होता है कि सुबह का काम ख़त्म कर दिया, अब शाम का करना है। तो इतनी भीड़ मतलब ऐसे औरतों की आई जी। और उन लोगों ने हमें बहुत मतलब बधाई दी कि आप लोगों ने तो हमारी ज़िंदगी को ही इतना अनयूजुअल एक्सपेरिमेंट था कि इट हैज़ टच्ड डिफरेंट क्लासेस ऑफ सोसाइटी, जो शायद थिएटर का मकसद ही होता है। वो तो आपने अपनी बात ही उससे शुरू किया था। कहना ये चाहिए कि अब हम उनको एक साथ पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और देख रहे हैं। वैसे भी वक्त बदल रहा है और OTT प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं। पहले लोग थिएटर से फिल्मों की तरफ या टेलीविज़न की तरफ जाते थे, लेकिन ये एक जो स्टोरी टेलिंग का तरीका है वो बदल गया है। ऐसे में थिएटर आपको क्या लगता है कहीं पिछड़ जाएगा? इतिहास में तो लगातार दौर आते रहे हैं जी। पहले थिएटर के बाद सब लोग फिल्मों की तरफ भागे, तब भी यही डिस्कशन था थिएटर खत्म हो जाएगा। फिर टेलीविज़न आया, तब एकदम से लोग टेलीविज़न की तरफ गए, तब भी यही डिस्कशन हुआ। 80 के अंदर 84 में तो पहला दूरदर्शन का ही धारावाहिक बना जी। कि अब रंगमंच खत्म हो जाएगा, लेकिन वो नहीं खत्म हुआ। अब ये तीसरा दौर है लॉकडाउन का, जिसमें सचमुच में सोशल डिस्टेंसिंग के कारण और इसके कारण उसके कारण एक ऑनलाइन किस्म का थिएटर डेवलप हो रहा है। फिर ये बहस चल रही है कि अब थिएटर का क्या होगा। लेकिन मेरा मानना है कि ये जब जब ये चेंजेस आ रहे हैं, ये सारे यांत्रिक चेंज हैं, चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो टेलीविज़न हो, चाहे अब वो ऑनलाइन हो। लेकिन लाइव थिएटर वो हमेशा रहेगा और उसके ख़त्म होने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि आपकी टेक्नोलॉजी तो रोज़ बदल रही है। आप देखिए कहाँ से मोबाइल हमने शुरू किया था, आज मोबाइल पर बैठे बैठे आप सब कुछ उसमें देख रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद लोग लाइव देखना चाहते हैं। जो अपने सामने होते हुए देखने का जो जादू है, वो कितना भी ऑनलाइन आ जाए, कितना भी टेलीविज़न आ जाए, कितनी भी फिल्में आ जाएं। आप देखिए कि 1895 में फिल्मों का जन्म हुआ था जी। और 1995 में पश्चिम में फिल्म की मृत्यु की घोषणा कर दिया गया था। देखिए तो दर्शक नहीं मिल रहे थे। जी। वो तो बाद में जुरासिक पार्क जैसी फिल्में आईं और तब फिर दोबारा से दर्शक फिल्मों की तरफ आए। हमारी अपने यहाँ की फिल्मों में इतनी वॉयलेंस, इतनी वॉयलेंस, इतनी वॉयलेंस, लोगों ने देखना बंद कर दिया था। तो लगातार ऐसे दौर आते हैं। और आपने जो बात कही कि अगर दर्शक को दिखाने के लिए कुछ है तो कुछ वो सुंदर आएगा, है, तो दर्शक अट्रैक्ट ज़रूर होगा। वो अपने आप आएगा। आपके पास अल्टीमेटली आपकी स्टोरी इम्पोर्टेंट है। Well, we hope the story continues. बस। And Professor Saab, thank you so much for being on our program today. मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने इस बहाने से इस काम को अंडरलाइन करवा दिया और मुझे भी उन सारी यादों के सिलसिले से गुजरने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमें उम्मीद है आपको भी हमारा ये कार्यक्रम ज़रूर पसंद आया होगा। अगली बार तक के लिए नमस्कार।